हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बचे हुए टाइम में हम कैसे CBT 1 की तैयारी करें, जिससे हमारा जो सिलेबस है इजीली वो कंप्लीट हो जाए और कम से कम CBT 1 के एग्ज़ाम को क्लियर करने भर का मेरा तैयारी हो जाए। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ था और ये पूरा डिटेल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। सब कुछ को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग जा कर के वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले ही मैंने जस्ट उसको अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, तो आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ALP के CBT 1 में अभी जो आपके सामने एग्ज़ाम होना है, अब धीरे धीरे सभी लोगों का जो सिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड हो रहा है। तो इसमें क्या टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए उसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग टारगेट को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहते हैं और अभी से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखना शुरू कर दिए होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और जब तक मैं खुद एग्ज़ाम में नहीं बैठता हूँ, पेपर नहीं देता हूँ, या फिर कम से कम मैं अच्छे जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनमें से कम 5-6 लोगों का मैं अच्छे से डिटेल मतलब एनालिसिस को सुनता नहीं हूँ कि उन्हें कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई या फिर कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने उन लोगों ने किया है, तब तक मैं कट ऑफ को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगा। और ये चीज़ें कब होंगी? जब CBT 1 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा या फिर CBT 1 के 1 दिन 2 दिन के पेपर हो जाएंगे, तब कट ऑफ जैसे बातों पे चर्चा करना थोड़ा सा उचित होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हमें कितना टारगेट लेकर के चलना चाहिए मिनिमम, जिससे हमारे CBT 1 के निकलने की जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। सबसे पहला यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको देख लेना है। पहले जो CBT 1 के पेपर हुआ करते थे तो उसमें क्या था कि सीट बहुत ज़्यादा रहती थी। पिछली बार भी सीट ज़्यादा थी। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो इस बार सीट जो है लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इतनी सीट में आप एक्सपेक्ट करें कि पिछली बार के कट ऑफ की तरह ही कट ऑफ रहेगा, तो ये तो बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। तो आप मान के चलिए कि हर एक जोन का जो कट ऑफ है, हो सकता है कि कई कई जोन में 3-3 नंबर 4-4 नंबर बढ़ जाए और किसी जोन में हो सकता है 1-2 नंबर बढ़े। लेकिन कम होने की जो पॉसिबिलिटी है किसी जोन में वो बहुत ही कम रहेगी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तरह का स्टूडेंट वो है जो अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किया है, तो वो सोच रहा है कि किसी भी तरह से कैसे भी करके मेरा CBT 1 निकल जाए, उसके बाद से बचे हुए टाइम में मैं दिन रात एक करके CBT 2 की तैयारी कर लूँगा और मेरा CBT 2 क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा स्टूडेंट भी है। दूसरा स्टूडेंट वो है जो ऑलरेडी पिछली बार की वैकेंसी के पैनल से या तो बाहर हो चुका था या फिर CBT 2 के पेपर देने के बाद बाहर हुआ है या साइको में बाहर हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग पिछली बार की वैकेंसी में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, लास्ट स्टेज तक गए हैं और वो लोग फिर से इस बार का CBT 1 देने वाले हैं। तो ये दो तरह के स्टूडेंट हैं। अब जो लोग बिगिनर हैं, अगर उन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो देख लीजिए कि आपके सामने किन से कंपटीशन होने जा रहा है जो पिछली बार अच्छा से अच्छा स्कोर किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन अगर आता है तो जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर बहुत अच्छे से उनकी तैयारी नहीं है, तो जनरली जो स्टूडेंट होता है वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। और मैथ्स में क्या होता है कि देखता हूँ मैं कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है स्टूडेंट की, कि किसी की गलती 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा गलती नहीं होती है। तो अगर वो 2 क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 13 नंबर होंगे और एक नंबर मान लीजिए कट गया था। राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ कि 12 नंबर के आसपास में वो नंबर पा जाएगा। पॉइंट की मैं बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। वहीं देखिए, सेकेंड अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो LP के पिछली बार की भी वैकेंसी दिए होंगे, हो सकता है वो ग्रुप डी का भी वैकेंसी दे चुके हों, NTPC का वैकेंसी में भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 2-3 एग्ज़ाम का जिनके पास अनुभव है, वो लड़का जो है मैथमेटिक्स में कम से कम 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन करेगा। हो सकता है कि इसमें अब बहुत सारे लड़के ऐसे भी हों जो 20 में से 20 भी अटेम्प्ट करें और उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उनका गलत हो। ऐसे भी लड़के आपको देखने को मिलेंगे। उनके 15 प्लस जो है मिनिमम आपके नंबर देखने को उसमें मिलेंगे। किसी के 16 नंबर 17 नंबर इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन ये उनके नंबर हैं जो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन CBT 1 तो केवल क्लियर करने के लिए है, क्वालिफाइंग है। तो ऐसे में जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, मैं कहूँगा कि आपको टारगेट कम से कम 13-14 नंबर का रखना चाहिए। इतने नंबर के आसपास में अगर आप रहते हैं तो एक ऐसा रहेगा कि हाँ, मैथ में मेरा अच्छा स्कोर हो गया है, काम भर का CBT 1 निकालने भर का। लेकिन इतना अटेम्प्ट करने से CBT 2 में अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। आपको
मैथमेटिक्स में कोशिश रखना है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपकी गलती हो या छूट जाए, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपके स्कोर को बढ़ाते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं। तो इसमें आपको गलती करने की संभावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरा पोर्शन है हमारा यहाँ पे रीजनिंग का। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपके सामने रहता है। तो जनरली इसमें जो बिगिनर होगा वो भी अच्छा स्कोर करता है, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा वो भी अच्छा स्कोर करेगा। इसमें खेल क्या हो जाता है कि देखिए, जो बिगिनर स्टूडेंट रहता है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, वही 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करने में जो टाइम लेता है, उससे एक आध मिनट 2 मिनट कम ही जो है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, अनुभव है, 2-3 बार पेपर दे चुके हैं, टेस्ट सीरीज ज़्यादा देते हैं, वो क्या करेगा, इसमें उनका टाइम जो है पहले वाले स्टूडेंट का टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे वाले का जो स्टूडेंट है जिसका अटेम्प्ट कई बार हो चुका है, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है ये एग्ज़ाम देने का, उनका जो टाइम है इस एग्ज़ाम में कम लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट टाइम कम यूज करेगा, लगाएगा, वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी वो मान के चलिए क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कर लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ी सी लेंदी रहेंगे। तो लेंदी क्वेश्चनों में क्या होगा कि जो बचा हुआ टाइम है आप उसमें अगर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सही होगा। ये जो देखिए मैं डिफरेंसेस आपके सामने लेकर के आया हूँ, बता रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों से आपका सिलेक्शन रुकता है। और ये छोटी छोटी बातों पे जो लोग टाइम देते हैं और इस पे ध्यान देते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं, उनका सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स हो करके बढ़ती रहती है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन अगर ये अटैम्प्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन इनके गलत हो जाते हैं, तो लगभग लगभग ये 17 नंबर पाते हैं जिनका पहला अटैम्प्ट है। अगर वहीं पे 22 से 23 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करेगा, 2-3 क्वेश्चन अगर उनके भी रीजनिंग में गलत होते हैं, तो ये लड़का 18 से लेकर के 19 नंबर 20 नंबर के आसपास में, ये 25 में पा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं साइंस का। साइंस का पोर्शन भी अच्छा खासा रहता है और ये भी स्कोर बूस्ट कर देता है, लेकिन कई जगहों पे देखा गया है कि साइंस में ही ज़्यादातर गलतियां होती हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी भी साइंस में ज़्यादा बनती है। छोटी छोटी मतलब सिली मिस्टेक के कारण होता है, या फिर जो नाम या फिर एज ए स्टैटिक जीके की तरह पोर्शन जो रहता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इसमें क्वेश्चन भी आपके छूटते हैं। तो साइंस में जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से नहीं कवर किया है, एनसीईआरटी नहीं कवर किया है, तो उनके जो अटेम्प्ट हैं 12-13 क्वेश्चन ही उनके अटेम्प्ट हो पाते हैं, जिसमें से अगर उनके 5-6 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो 7 से लेकर के 8 नंबर ही वो साइंस में पा पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो 7-8 नंबर अगर आप पाते हैं 20 में, तो बहुत बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है आपका। इसको आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। कम से कम 20 में आप 10 प्लस स्कोर आप करके ही रहिए। ठीक है। जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो लोग कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करते हैं। अगर उनके 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं तब भी वो 13 नंबर पाते हैं। लेकिन अगर उनकी गलतियाँ कम हो जाएँ तो वो कम से कम 15 नंबर के आसपास में पा सकते हैं साइंस वाले पोर्शन में। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर को लेकर के। इसमें 10 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन तो आप करते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो आप बिगिनर हों चाहे आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हों, करंट अफेयर सभी के लिए नया होता है। जो जितना ज़्यादा इसमें पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट कर पाएगा। तो दोनों की इसमें एक्यूरेसी या फिर एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है कि जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर रहा है, उसकी एनालिसिस कर रहा है, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कर रहा है, तो वो क्या करता है, जब करंट अफेयर पढ़ता है तो वो जान पाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और किस तरह के टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके जो मतलब करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके नोट से लड़ने की जो संभावना है, मिलने की संभावना जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि वो आपके बराबर अटेम्प्ट करे, या फिर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वो ज़्यादा कर लेता है। ठीक है। तो मैं इसमें ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 नंबर ये बिगिनर भी पा जाएगा इसमें, और 5 से 6 नंबर जो है जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है वो पा जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में जो बिगनर है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं और वो केवल सोच रहे हैं कि CBT 1 मेरा क्लियर हो जाए, तो ऑन एवरेज जो अटेम्प्ट करने वाले लड़के होंगे उसमें 55 से लेकर के 60 नंबर के बीच में वो अटेम्प्ट करते हैं, और उनके 10 से 12 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे तो उनके नंबर 40 प्लस नंबर बनते हैं। अब देखिए 40 प्लस नंबर जो है कि किसी जोन में ये CBT 1 क्लियर करा सकता है, लेकिन सारे जोन में करा दे ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो
ये अटेम्प्ट क्या होता है कि डर में बना रहता है आदमी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। वहीं पे जो अटेम्प्ट है अगर आपके 65 के आसपास में है और ये गलती आपकी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन की अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप 52 नंबर, 53 नंबर, 50 प्लस आपका नंबर रहता है। तो ये जो मार्क्स है आपका, ये एकदम श्योरिटी देता है कि आपके CBT 1 क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे में इतना जब आपका आंसर की निकलने के बाद नंबर बढ़ने लगता है तो आप क्या करते हैं, CBT 2 के लिए बहुत ही ध्यान से पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि लगता है कि आपका मतलब 90% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका सिलेक्शन CBT 1 में तो हो जाएगा, अब मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप बाउंड्री पे रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे ही जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं दिन रात लगा करके CBT 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसे में क्या है, जो शुरुआत का जो फेज़ होता है जिसमें आप मेहनत उतना अच्छे से नहीं करते हैं रिज़ल्ट आने से पहले का, वो आपका टाइम लॉस होता है। और कहीं से भी अगर मान लीजिए कि आपके नंबर आ गए 42 नंबर और कट ऑफ चला गया 41 नंबर या 40 नंबर, ऐसे में आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो गया, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई नहीं की और उसके बाद से आप पढ़ाई में लग रहे हैं। और जो लड़का 50 के आसपास में नंबर पाया है और वो पहले से श्योर था मेरा CBT 1 क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़्यादा मेहनत फिर से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से जो है, जो सेकेंड अटेम्प्ट वाला लड़का है आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल गया, क्योंकि आपके नंबर ऑलरेडी CBT 1 में कम थे, जिससे आप डाउट में थे कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सभी से आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप पेपर देने जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और पेपर देते ही समय आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मेरा पेपर इजी है या डिफ़िकल्ट है या फिर मॉडरेट है। ठीक है, अब देखिए ये अनुमान कैसे लगता है। मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठा हूँ, मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, ठीक, लेकिन मैं बैठे बैठे एक वीडियो बना देता हूँ कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ये अंदाज़ा मैं ऐसे तुक्का फेंकने वाली बात हो गई, मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं पेपर देने नहीं जाता हूँ और या फिर कोई पेपर दे करके आता है और लगभग लगभग मान के आपसे कहूँ कि हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास में वो क्वेश्चन मुझे ना बताए, तब तक मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पेपर ईजी था कि डिफ़िकल्ट था या फिर मॉडरेट था। या फिर जो लड़का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है और बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो उस लड़के से अगर आप पूछेंगे तो वो बिल्कुल बता सकता है कि पेपर इजी है कि डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब वो डिफ़िकल्ट रहेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तैयारी अच्छी की है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल में माना जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ जो है नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तब स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके शुरुआती दिनों में पेपर है तब तो ठीक है, आपको एनालिसिस नहीं मिल पाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। लेकिन 1-2 दिन बाद अगर आपका पेपर होने वाला है, मतलब 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो 13 या 14 के नहीं है, 15-16 के आसपास में है, तो आप शुरू के 1-2 दिन का एनालिसिस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं और उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा, उसी हिसाब से आप मतलब अटेम्प्ट उतना उसी हिसाब से आप करिएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आपने लंबे समय से तैयारी की है तो कोशिश रहे आपका कि 60 प्लस आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और गलती आप मिनिमाइज़ करिए। जितना कम से कम गलती जो करता है लड़का, उसके सिलेक्शन होने की संभावना उतना ज़्यादा बनती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 क्वेश्चन अगर जो लड़का सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है पेपर में 10 क्वेश्चन गलत करता है तब भी उसके 52 नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो लड़का सिंगल डिजिट में गलतियाँ करता है, जैसे 7 क्वेश्चन की गलती, 8 क्वेश्चन की गलती, देखिए बहुत सारे लड़के जो मेरे ग्रुप से टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ जिन लोगों ने पिछली बार सिलेक्शन लिया हुआ है, उनके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो गलत हैं, वो एरर हैं, वो बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनके 4 क्वेश्चन गलत थे, 5 क्वेश्चन गलत रहे हैं, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस तरह से गलत रहे हैं, तो उनके उसको स्कोर जो है वो बहुत ही बेहतर आए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए उसमें गलतियों को अपने सुधारिए, कम से कम गलतियाँ आपकी होंगी तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि आपको कितना टारगेट CBT 1 में रखना चाहिए, इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और द स्टूडेंट चैनल से बने रहिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे ALP के क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जा कर के जुड़ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करिए। केवल 35 रुपये आप पे करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप चार्ज इसलिए है कि उसमें केवल सीरियस लोग ही ऐड हों, बाकी जो वीकली टारगेट है CBT 1 को लेकर के अगर आप अब से जुड़ेंगे तो CBT 1 क्लियर कराने की मेरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन
अगर आप CBT 1 क्लियर करते हैं तो CBT 2 के लिए भी आपके लिए बेहतर प्लान उसमें रहेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से गाइडेंस उसमें ले पाएंगे। तो आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।